शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रखर समाज सेवी एवं बिरसा फ्रंट की संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया मुंडा ने नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद आदि चुनावों की वैधता एवं संवैधानिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि इन असंवैधानिक चुनावों से पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधानों, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था और रूढ़ी परंपरा के अतिक्रमण का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज आदि जिलों में हो रहे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनावों को असंवैधानिक बताया। साथ ही चुनावों के आयोजन के लिए झारखंड सरकार द्वारा पारित झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 को भी असंवैधानिक बताया। कई सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। इस मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 को रद्द करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में प्रिया मुंडा क्या कह रही हैं। आप सभी आजकल देख रहे होंगे हमारे पूरे झारखंड में नगर निगम चुनाव की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और प्रत्याशी अपने अपने तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अपने जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को पता होगा और शायद नहीं पता तो मैं जानकारी दे दूं कि हमारे झारखंड में 13 ऐसे ज़िले हैं जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। उसमें से रांची, कुछ नाम मैं बता दूं, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और कुछ हिस्से गोड्डा, पलामू और गढ़वा के हैं। और भारतीय संविधान के हिसाब से 5वीं अनुसूचित इलाके में नगर निकाय या नगर निगम चुनाव या नगर पंचायत चुनाव अवैध है, असंवैधानिक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(z)(c) के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इसके लिए पार्लियामेंट से कोई कानून ना पास हो जाए। और अभी तक पार्लियामेंट से इसके लिए कोई भी कानून पास नहीं हुआ है। जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए पेशा है, उसी तरह से नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव या नगर पंचायत चुनाव के लिए कोई कानून नहीं बना है। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 जो बनाया गया वो भी अवैध और असंवैधानिक है। तो इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारा स्वशासन व्यवस्था ही हमारी शक्ति है और हमें अपनी रूढ़ी परंपरा को और अपने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को इससे बचाना होगा, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। और इस पर हो रहे अत्याचार आदिवासियों के इसके माध्यम से बहुत जगह, अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत तरीके के ज़मीन और भी डिटेल्स में हमारे विजय जी बताएंगे। तो आज हम यहाँ पर उसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि 5वीं अनुसूची नियम को हमें बचाना है, हमारे रूढ़ी परंपरा को बचाना है, हमारे अस्तित्व को बचाना है। अगर हमारा परंपरा, हमारा स्वशासन व्यवस्था, हमारा रूढ़ी परंपरा ही नहीं रहा तो हम आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसको लेकर मैंने एक विस्तृत आपको एक संक्षेप में दे दिया है। आगे आपको विजय जी बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं इसको लेकर। जी, पिछले दिन यहाँ के महामहिम गवर्नर से मिले थे, तो किस मुद्दे पे मिले थे और क्या कहा आपने?
जो ये विषय है कि जितने भी पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र हैं हमारे झारखंड में, उनमें संविधान के आर्टिकल के हिसाब से जो संविधान, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा देश हमारे संविधान से ही चलता है, और हम ये कहते हैं ना, जो संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही है। तो इस संविधान को ओवरलुक करके या उसका उल्लंघन करके जो ये नगर निकाय या नगर निगम चुनाव या पंचायत चुनाव हो रहा है, इसके विषय में उनको एक मतलब ज्ञापन हमने दिया है कि आगे हम इस पर PIL करेंगे। तो एक जानकारी, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं तो उनको जानकारी देना इसीलिए दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर बात करी, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग आते हैं, आवेदन तो देते हैं, लेकिन आदिवासी समाज इस पर खड़ा नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये दब जाता है। तो हम यही चाहेंगे, गवर्नर जी का ये कहना था कि आप इसको आगे जहाँ पर भी हो, जैसे भी आप चाहें, इसको PIL करके आप जैसे आगे सोचें, इसको एक समाधान। तो PIL मतलब जनहित याचिका दायर करेंगे, जी। तो ये कब करेंगे? अब तो चुनाव आने वाला है, मतदान भी होगा, जी। तो फिर कैसे इसको आप रोक पाएंगे या कैसे नहीं, आवाज? इसको रोकने का मैंने इमीडिएट, हम लोगों को अगर रोकना होता तो हम लोग इसको चुनाव से पहले भी कर सकते थे। हमें इसको मतलब पूरे तरीके से स्टडी करके, अच्छे ये जो हो रहा है ये होता रहे, हमें इससे कोई ये नहीं है, लेकिन जब ये होगा तब उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इससे वो अपने तरीके से चले, हम अपना तरीके से चलेंगे। इलेक्शन से इस पर कोई लेना देना नहीं। अभी इलेक्शन में रोक लगाने की भी हम लोग प्रयास, हम ये भी डिमांड नहीं कर रहे कि अभी इमीडिएट इसको रोक लगाया जाए, लेकिन हाँ PIL जब होगा और इस पर जब आगे होगा तब फिर बाकी विचार किया जाए। क्या समस्या कहाँ हुई, कहाँ किनसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक, जैसे कि प्रिया जी ने बोला जाए तो पूरे सिस्टम को, जो नगर पालिका चुनाव है पूरे सिस्टम को उन्होंने असंवैधानिक बताया। तो ऐसे ही नहीं, तो इसके पीछे का जो तार्किक ये है तो संविधान, क्योंकि हम लोग संविधान से चल रहे हैं। तो ये मैं पृष्ठभूमि बता दूँ तकनीकी रूप से कि जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बना ही नहीं था, किसी कारण से छूट गया होगा उस समय। तो बहुत बाद में ये 74वां संशोधन, देर बाद में 90s में 74वां संशोधन हुआ, उसमें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में कानून बना, जो कि आपके इसमें आर्टिकल में जाएगा तो 243, हम लोग उसका ये भी भेज देंगे सब। 243 पूरा उसका, जैसे म्यूनिसिपैलिटी पे क्या होगा, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, कैसे इसके चुनाव होंगे, कितने पद होंगे, क्या रिजर्वेशन होगा, सारा कुछ उसको पंचायत के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए कानून बना 243 में। अब क्या है कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जितने भी कानून यहाँ पर जो बनाए गए हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ये आर्टिकल 243(z)(1) में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये सामान्य क्षेत्र के लिए है। ये कानून अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं होगा। फिर 243(z)(c)(3) में लिखा हुआ है, 2 में इसलिए नहीं बोला है, 2 दार्जिलिंग साइड के लिए है, 3 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, अगर संसद चाहे तो अनुसूचित क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन कराने के लिए कुछ प्रावधानों, कुछ कंडीशंस के साथ में, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में वो लागू कर सकती है अगर संसद चाहे तो। लेकिन मैं आप लोगों के सबों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, सर प्रिया जी ने भी हिंट किया ही था, आज तक हमारे देश की संसद ने इस तरह का कोई कानून पास नहीं किया है जिस कानून के तहत शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्रों में, चाहे वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो या 6वीं अनुसूचित क्षेत्र हो, उसमें नगर पालिका चुनाव हो, ऐसा कोई कानून संसद से आज तक अभी तक पारित नहीं हुआ है। तो हमारा ये प्रश्न है पूरे सिस्टम से, झारखंड सरकार से, क्योंकि हम लोग झारखंड में हैं तो झारखंड सरकार से भी हम लोग प्रश्न करना चाहेंगे कि आप किस कानून के तहत आप म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन पर इलेक्शन कराया जा रहा है। ये लगता है कि चौथा चुनाव होगा, लगता है, ठीक है, तीसरा या चौथा होगा। तो इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ जबकि संसद ने पारित ही नहीं किया है। दूसरी गलती कहां हो रही है यहाँ पर कि झारखंड सरकार ने झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011 में बनाया। ये गलती, ये बहुत बड़ा एक संवैधानिक भूल थी उस समय की, जो भी सरकार रही हो, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे पता है नाम उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो भी बड़े आदिवासी कद्दावर नेता रहे हैं, झारखंड के हैं अभी भी, लेकिन उनके समय में ये पारित हुआ 2011 में। और उसका जो प्रस्तावना होती है ना, कोई भी कानून जब बनता है उसकी प्रस्तावना होती है, ये रहा 2011 का। इसमें अब हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में मैं उसमें पढ़ दूं कि ये जो
ये जो 2011 का है, फर्स्ट पेज में आप लोग पढ़िएगा, झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011, इसका पहले पेज में यहाँ पर लिख रहा है कि यह झारखंड राज्य के पूरे भाग पर लागू होगा जिसमें छावनी क्षेत्र शामिल नहीं हुआ, कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में। मेरा ये प्रश्न है, हमारा बिरसा फ्रंट का ये प्रश्न है पूरे सिस्टम से, कि जब संविधान में ये वर्णित है 243 में कि नगरपालिका चुनाव जो है वो शेड्यूल एरिया में नहीं होंगे, तो एक राज्य सरकार जब अगर कानून बना रही, मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे अवैध तरीके से कानून बना है, उन्होंने किस तरह से, किस अधिकार से उन्होंने शेड्यूल एरिया में भी, यहाँ पर उनको करना क्या चाहिए था कि ये पूरे राज्य में लागू होगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों को, जो 13 जिले हैं झारखंड में, जो भी प्रिया जी ने बताया, 13 जिलों में ये लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तो सेकेंडरी बात है, पहला तो ये बोल रहे हैं कि ये 2011 का जो कानून बनाया झारखंड सरकार ने, 43Z के 1 में लिखा हुआ है कि संसद ही, 3 में भी लिखा हुआ है कि संसद ही आधिकारिक तौर पर वो कर सकते हैं, कानून बना सकती है। संसद के अलावा शेड्यूल एरिया के लिए कोई कानून नहीं बना सकता है। कोई भी स्टेट, 10 स्टेट जो है वो हम लोग के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर झारखंड हुआ, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लेकर के 10 स्टेट हैं जहाँ शेड्यूल एरिया है। उन 10 स्टेट के किसी भी चीफ मिनिस्टर को या सदन को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून बनाए कि शेड्यूल एरिया में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो। तो झारखंड सरकार ने कैसे बनाया? और कभी भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप जानते हैं कि कभी भी कोई कानून बनता है तो उसमें लिखते हैं संविधान की अनुच्छेद फलाना फलाना में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हम ये कानून बना रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये लिख भी रहे हैं कि यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जब उन लिखते हैं वहां पर कि संशोधित भारत के संविधान के प्रारूप के आधार पर, तो यहाँ पर तो संविधान में बोल रहा है कि यहाँ पर आप नहीं लागू कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में जब तक कि संसद कानून बना ना दे। तो फिर झारखंड सरकार का तो 2011 ये अनधिकृत हुआ कि नहीं हुआ? अनुमति, संविधान उनको अनुमति नहीं देता है, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने ये कानून पारित किया। और दूसरी गलती, अब हमारे यहाँ के जो अभिभावक हैं, 5वीं अनुसूची के अभिभावक अगर कहें, फर्स्ट सिटीजन होते हैं राज्यपाल महोदय, महामहिम। उन्होंने इस बिल पर कैसे साइन किया, जबकि फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि पूरे क्षेत्र में लागू होगा, पूरे राज्य में लागू होगा। ये राज्यपाल महोदय से भी गलती हुई है। हम लोग छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, जब कानून की बात होती है तो कानून के सामने सब बराबर है। हम लोग को कोई हिचक नहीं है ये बात कहने के लिए कि महामहिम राज्यपाल से भी इस बिल में साइन करने में चूक हुई है। उनको पहला पेज पढ़ना चाहिए था। और दूसरी बात, 5th शेड्यूल के लिए जो कस्टोडियन होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। उनको हर साल राष्ट्रपति महोदया को, पूरे देश के वो कस्टोडियन है शेड्यूल एरिया के, उनको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारे राज्य में। उस रिपोर्ट में भी उन्होंने इसका मेंशन नहीं किया। चलिए, बिल पास हो गया। इसके बाद भी होता है, राज्यपाल के पास में शक्ति है, संविधान प्रदत्त उनकी शक्ति, राज्यपाल की शक्ति वाला में जाएगा तो 5(1) में उनको एक पावर दिया हुआ है, चाहे केंद्र से कोई कानून पारित हो पूरे देश के लिए या राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून पारित हो सदन से पास होकर, उसको अगर राज्यपाल चाहे, उनके पास पावर है, वो एक सिंपल एक गजट नोटिफिकेशन, एक पेज का गजट नोटिफिकेशन, इतना बड़ा गजट नोटिफिकेशन निकलेगा राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर मोहर से कि भाई ये जो कानून झारखंड सरकार या केंद्र सरकार में पारित हुआ है, मेरे हिसाब से ये हमारे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। एक गजट नोटिफिकेशन अगर राज्यपाल महोदय सर ने निकाल, तत्कालीन जो भी थे, उससे मतलब नहीं है, व्यक्ति पर नहीं जाऊंगा मैं, तो उन्होंने अगर ये नोटिफिकेशन निकाल दिया होता तो आज ये म्युनिसिपल इलेक्शन शेड्यूल एरिया में नहीं होता। लेकिन राज्यपाल महोदय से उस समय के ये भी दूसरी चूक हुई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बोला जाए जो हो रहा है, ये विडंबना है कि इतने बड़े बड़े हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है और ना ही हम लोग पॉलिटिकल कोई सोच या लालसा भी रखते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं, इतनी बड़ी चूक संवैधानिक रूप से झारखंड में हुई है और झारखंड के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जितने बड़े बड़े, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आदिवासी खासकर मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है, आदिवासी सांसद या विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने क्यों इस पर आपत्ति? क्या इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग को भी संज्ञान में लेंगे, उन्हें भी सूचना देंगे? जरूर जितने भी इसमें जो भी इसमें कंसर्न होंगे, हम लोग चुनाव आयोग को भी हम लोग लिखने जा रहे हैं। हमारा जो स्टेट का जो चुनाव आयोग है, चुनाव कमीशन है, उस पर उसको भी, क्योंकि वो चुनाव करा रहे हैं, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप लोग एक जानकारी और दे दें, आप हम लोग की चहेती
कैंडिडेट बीजेपी से समर्थित रोशनी खलको जी, उन्होंने इस पर एक रीट पिटीशन किया था 2290 2023 में। उन्होंने क्या कहा, इसको क्या पूरे जजमेंट कॉपी है, हमने स्टडी किया है। राज्यपाल महोदय ने भी बोला था कि हाईकोर्ट से कुछ जजमेंट है कि आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने उसकी एक एक लाइन हम लोगों ने देखी है, हम लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने किया है, इसमें संदर्भ क्या किया है कि चुनाव होने चाहिए, और उसके सपोर्ट में उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और संविधान के 243U का उल्लेख किया है। 243U सामान्य क्षेत्र में जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बना पूरे देश के लिए, मतलब शेड्यूल एरिया के बाहर जो सामान्य क्षेत्र है उन पर जो लागू होते हैं। इन्होंने जो रीट किया है वो किसी रेफरेंस में किया है या मतलब अपने इच्छा से उन्होंने रेफरेंस में किया है, संविधान का सहारा लिया है। लेकिन संविधान अगर ये है, संविधान इसका अगर इसमें एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में अगर 5 बिंदु हैं तो पांचों बिंदु को ना चलेंगे। यहाँ पर 4 बिंदु हैं कि भाई यहाँ पर होना चाहिए, 5वां बिंदु बोल रहा है कि नहीं ये अनुसूचित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, तो आप 5वां को भी तो काउंट करेंगे। तो यहाँ पर रोशनी खलको एंड उनके साथ जितने भी सदस्य, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है 243U, उसमें लिखा हुआ है कि 5 साल का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन से पहले चुनाव करा लेना चाहिए ताकि बीच में कोई गैप ना हो किसी तरह की। मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हिडन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको ओवरलैप किया। अब चलिए ये तो पिटिशनर थे, कितने पढ़े लिखे हैं आई डोंट नो, कितना उनको संविधान का ज्ञान है आई डोंट नो, कितना उनको रूढ़ी परंपरा का ज्ञान है आई डोंट नो। लेकिन ये मामला जब कोर्ट में गया, सरकारी वकील तो थे, तो सरकारी वकील को तो इसको काउंटर करना चाहिए था। उसकी जगह में अगर हमारे फ्रेंड के लोग होते, एक लाइन बोलते कि भाई रोशनी खलको मैडम, आपने जो रीट किया है, आपने 243U का संदर्भ लिया है कि आपको 5 साल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा और आगे जाइए, थोड़ा नीचे जाइए, पूरा पढ़िए, 243Z में आइए। जेड में लिखा हुआ है साफ कि भाई शेड्यूल एरिया में म्युनिसिपल इलेक्शन होना ही नहीं है। या तो फिर आप पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून आप लाके दीजिए, किस कानून के तहत। इनका केस तो वही खारिज होना चाहिए, लेकिन ना तो सरकारी अधिवक्ता ने इसको स्टडी किया, जो सरकार के तो बड़े बड़े वकील हैं जो भाई महाधिवक्ता बनते हैं, तो उन्होंने क्या स्टडी कैसे छूट गया उसी का। अगर इसका रेफरेंस नहीं होता तो बात अलग है भाई कि वहां की बात सेव हो गया, वहां कुछ और बात थी, लेकिन उसी अनुच्छेद में वो एक बैंड लगाया हुआ है शेड्यूल एरिया में, उसको कैसे जज साहब ने भी, अब आते हैं जज साहब आनंदी सेन, सम माननीय लोग होते हैं हम लोग मीरौट, लेकिन उन्होंने भी इसको कैसे स्टडी नहीं किया। डेट पर डेट पढ़ते हैं, लेकिन कैसे इन्होंने कर दिया आदेश जारी सरकार को, झारखंड सरकार को आदेश कर दिया कि आप इसको इलेक्शन कराइए, नहीं तो फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब जो रूढ़िवादी परंपरा है, कस्टमरी लॉ की जो बात होती है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गौण होते जा रही है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, या आदिवासियों की जो बात है, मूल बातें हैं, वो लोगों के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है, जान ही नहीं रहे कि रूढ़िवादी परंपरा क्या है, हमारा कस्टमरी क्या लॉ है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भाग दौड़ में लोग भाग रहे हैं, आपाधापी है, और अपनी वो चीजों को भूलते जा रहे हैं, बहुत सही, पीछे छोड़ दिए। बहुत सही आपने क्वेश्चन किया, बल्कि बोले आपने फैक्ट रखा। ये पूरी लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के विषय से नहीं है, किसी सिस्टम से नहीं है, हमारे जो शासन व्यवस्था में। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाता हूँ भाई। जब अंग्रेज आए यहाँ पर, जब मुगलों से लड़े हमारे पूर्वज, किस लिए लड़े थे? बिरसा मुंडा ने, हमारा नाम बिरसा मुंडा जी के आदर्शों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कैसे अकेले लड़ाई की उस समय में, जब एक फोन पर हम लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उस समय कैसे उन्होंने संगठित किया होगा, किस लिए? अबुआ देशु अबुआ राष्ट्र, मेरा देश है ये। हमने जंगल, हमारे भले बिरसा जी ने कहा, उन्होंने नहीं, उनके पूरा हजारों साल की हमारी व्यवस्था है, हमारी परंपरा है कि जंगलों को काट करके दिया था फर्स्ट ड्वेलर्स, फर्स्ट हमारे सिटीजन हम आदिवासी थे, तो उन्होंने जंगलों को काट के, पहाड़ों को काट के रहने लायक बनाया, और यहीं पर हम टैक्स देंगे मेरी जमीन पर, और यहाँ की शासन व्यवस्था हम किसी और को देंगे? हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, हमारा सिस्टम है, हमारे कस्टमरी लॉ है, हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम से ही हम और इस बात को हम लोग तो आज बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान तो 1950 में बना, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, जब अंग्रेज थे 1935, और कभी पढ़िएगा सर, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अंग्रेजों के समय में 1935, उसमें आर्टिकल 91 एंड 92 उसमें पढ़िएगा, उसमें भी जो हमारे जो 5th शेड्यूल एरिया है उसको आंशिक वर्जित क्षेत्र, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वही वहां है। आंशिक वर्जित क्षेत्र हमारे झारखंड उस समय नहीं था, मतलब ये एरिया से लेकर आप महाराष्ट्र तक, हिमाचल तक का जो आदिवासी बेल्ट है, उसको उन्होंने आंशिक वर्जित क्षेत्र का, जिसको कि संविधान में 5th शेड्यूल बोला गया।
और पूर्ण वर्जित क्षेत्र जहां टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है, आदिवासियों की है, वो हो गया हमारा 7 सिस्टर आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, जो 6 शेड्यूल में आ जाता है। वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेक्शन 92 में था, आर्टिकल 92 में। उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने भी उस बात को सम्मान दिया कि भाई इतना सैकड़ों सालों का ये है, पूर्ण आहुति दी गई है, उस पर जमीन के लिए आहुति दी गई है, स्वशासन व्यवस्था के लिए लड़ी थी। अंग्रेजों ने भी उस पर इंक्रोचमेंट नहीं किया, लेकिन हमारे सिस्टम ने, अपनी सिस्टम के, हम लोग आजाद हैं, हमारे सिस्टम ने हमारे आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था में इंक्रोच किया है। इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा दे दूं। आप लोग पैसा तो सुन ही रहे, हाल में अभी नियमावली पारित हुई है, दिसंबर में ही हुई है। उसके लिए देखिए पैरेलल आप सोच लीजिए, पंचायत, ये म्यूनिसिपैलिटी, इसको पास में रख के देखिए। पंचायत चुनाव के लिए देश में संसद से पारित किया हुआ 1996 में ये पंचायत अधिनियम पारित हुआ, पंचायत कानून पारित हुआ, ठीक है, 1996 में। उसको बेस करके देखिए, सीक्वेंस देखिए एकदम सही है वहां। उसको बेस करके झारखंड सरकार ने JPRA, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया। उसके बाद में उसमें कुछ विसंगतियां हैं, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा, आज का हम लोग विषय नहीं है, पर सिस्टम को वहां पर फॉलो किया गया था। 1996 में सरकार, केंद्र सरकार से बिल पारित हुआ। उसके आधार पर, उसके प्रावधानों के आधार पर झारखंड सरकार ने JPRA 2001 बनाया। उसके बाद में फिर कुछ विसंगतियां थी, तो उसके बाद फिर नियमावली अभी नियमावली बनी है। वो भी एक विषय है, उस पर हम लोग फिर अलग से बहुत कुछ है, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन वहां कम से कम सिस्टम फॉलो किया गया। लेकिन यहाँ जब म्यूनिसिपैलिटी की बात हुई तो यहाँ पर सीधे संवैधानिक जो प्रावधान है उनका खुला उल्लंघन किया गया। और ये सीधा हम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं शहरी व्यवस्था, ग्रामीण जो स्वशासन व्यवस्था है उसके ऊपर हावी हो रही है धीरे धीरे। और इसको हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी वर्ग, बंधु लोग, हमारे राजनेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन इस बात को या तो लाइटली ले रहे हैं या जानबूझ के अपने निजी स्वार्थ के लिए अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि स्वशासन व्यवस्था से अगर ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी तो वहां उस गांव में स्कूल बनेगा या वहां तालाब खुदेगा, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी, तब विधायक की पूछ कम हो जाएगी ना, विधायक की पूछ कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो विधायिका है उसके जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं 5वीं अनुसूची के बारे में बात करने से इसलिए बचते हैं कि इस ग्राम सभा अगर मजबूत होगी, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था होगी शेड्यूल एरिया में, तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी कमजोर होगी। यही कारण मुझे लगता है, और शायद ये है भी। तो ये बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को हम लोग आगे, एक चीज मैंने शायद आपने प्रश्न किया था कि इसका निगेटिव क्या होगा, शायद आपका उत्तर आपको मिला कि हमारी जो स्वशासन व्यवस्था है, रूढ़ी परंपरा है, उसको बचाने के लिए 5th शेड्यूल के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है, जिसका कि उल्लंघन ये हो रहा है। और 3 टर्म हम लोग देख चुके, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा में, उनके मैनिफेस्टो में हमने ये नहीं देखा कि हमें 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना है। और यहाँ एक और, मैं आजकल जमीन के बारे में बहुत आप लोग लड़ाई देख रहे होंगे, खदान बनाने के लिए, कभी माइनिंग के लिए, कभी इसके लिए जंगलों को उजाड़ दिया जा रहा है। एक समता जजमेंट का भी मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि 5th शेड्यूल की बात हो रही है, तो समता जजमेंट है। समता एक NGO थी और उसके उन्होंने केस किया था स्टेट गवर्नमेंट को, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को। उसमें वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है 2001 का कि शेड्यूल एरिया में सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और शेड्यूल एरिया में अगर कहीं भी अगर खदान भी होना है, कहीं माइनिंग होता है, और उसमें और एक जजमेंट है, जिसकी जमीन उसका खनिज। अगर शेड्यूल एरिया में कल को एक प्लांट भी लगना है, खनिज भी, कोयला भी अगर निकालना है, बालू का भी निकालना है, तो ग्राम सभा तय करेगी और वहां जो बॉडी बनेगी उसका दोहन करने के लिए, अगर उस जो संसाधन है उसका दोहन देश के विकास के लिए जरूरी है, उसका दोहन भी किया जाएगा, तो वो ग्राम सभा की अनुमति से, ग्राम सभा के ग्रामवासियों के द्वारा बनाई गई। अगर अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है तो एक सोसाइटी बनाकर करेगी और उसका पूरा का पूरा लाभांश उनको मिलेगा। ये सब सारे प्रावधान है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। यूँ पढ़ा, आगे आप नहीं गए, 243ZC1-3 आपने नहीं पढ़ा। तो इसमें एक ही चीज़ कहूँगी, जैसा आपने कहा कि कहाँ ये गलती हुई या क्या है, मैं तो
जिसकी वजह से मैं बुरी भी हूँ बहुत सारे लोगों के बीच में, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ज़्यादा तो ये है कि जितने हमारे बुद्धिजीवी, मतलब बुद्धिजीवी क्या बोले, जितने विधायक, सांसद, मंत्री आदिवासी की बात कर रही हूँ, उनको पता ही नहीं है। अभी फिलहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अभी 2 दिन पहले संघ के आदिवासी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात हुई और उनको पता ही नहीं है कि संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए, 2 चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। एक, पहला तो ये कि व्यक्तिगत स्वार्थ, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने जैसे अभी अगर ये जो, वैसे तो सारे आदिवासी ही हैं जितने, क्योंकि रिजर्व ये है तो सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग रोशनी खलखो जी का नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने रीड किया था, उनको नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए। आप लोग जो चिल्लाकर बात करते हैं सारे लोग, मैं एकदम कुछ लोगों को बारे बताऊं, जनजाति सुरक्षा मंच आप लोग अगर देखें तो वो हमेशा से डिलिस्टिंग की बात करती है, डिलिस्टिंग की बात करती है और अपने मैंने दोहरा लाभ लेने वालों को दोहरा लाभ लेने से रोकने की बात करती है। तो डिलिस्टिंग क्यों, वो क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। वो जनजाति सुरक्षा मंच वाले कहते हैं कि जिन्होंने हमारी परंपरा को छोड़ दिया, छोड़कर दूसरी परंपरा में गए तो वो उधर ही रहे, दोहरा लाभ ले रहे हैं। मैं एकदम शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो आखिर आप यहाँ परंपरा की ही बात कर रहे हैं। परंपरा मतलब वही हमारी रूढ़ी परंपरा, हमारा स्वशासन व्यवस्था, आप वहां तो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ आप चूक जा रहे हैं और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि 5th शेड्यूल एरियाज के नियम कानून क्या है, उसके प्रावधान क्या है। और मैक्सिमम मैं ये कहूंगी कि लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग जो चिल्लाते हैं, डिलिस्टिंग की बात करते हैं, ये लोग जो धर्मांतरण पर बात करते हैं, कहते हैं कि धर्मांतरण को रोका जाए नहीं तो हमारा आदिवासी अस्तित्व मिट जाएगा। तो आदिवासी का अगर परंपरा, आदिवासी की जान ही है उसकी परंपरा, वो जानी ही जाती है अपनी यूनिक परंपरा के और अपनी स्वशासन व्यवस्था के लिए। उसी के वजह से, उनकी कुछ विशेषता की वजह से बहुत सारी चीजें उनको दी गई है जिसका उल्लेख यहाँ संविधान में दिया गया है। हम सारे लोग तो संविधान से ही चलते हैं। तो एक तरफ आप परंपरा की बात करती है, रूढ़ी परंपरा की बात करती है, उसको आदिवासी अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ अपना जो कस्टमरी लॉ है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसको बचाने की बात नहीं करते। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए जो बना हुआ है, जो हमारा यहाँ पर अधिकार जो संविधान ने दिया जी, वहां पर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ में तो है ही। दूसरी बात है कि ज्ञान की अभाव, मतलब उनको पता ही नहीं है। आप अगर देखने जाए तो मैक्सिमम लोग, अभी हम लोग बोल रहे हैं तो लोग बोलने लगेंगे, इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि 2019 में जैसे मैंने कन्वर्शन को रोकने की बात की थी, तो तब से आप, उसके बाद अब आप खुद चेक कर लीजिएगा, आप लोग तो मीडिया से हैं। बिफोर 2019 कभी भी आपने कन्वर्शन पे नहीं देखा होगा। लोग देखते हैं तो वो दौड़ने लगते हैं, वो मतलब ये नहीं देखते, काम किसी को नहीं देखना, कोई चीज अगर वो हॉट केक है तो उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से लोग बातें तो करते हैं, लेकिन आदिवासी को मजबूत बनाने के लिए जो संविधान में या जो नियम कानून बनाए गए उसको फॉलो नहीं करते। उन्होंने ये जो अभी तो मैडम ने, इसके बाद सबको पता चल जाएगा तो 243ZC1 के बारे में लोग पढ़ेंगे और बताएंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने मैडम से ही पूछ लिया होता या किसी भी कैंडिडेट से जो अभी यहाँ कैंडिडेट है रांची में या जहाँ भी है, उनको पूछिएगा तो उनको पता ही नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ भी है और साथ में अज्ञानता बोले तो हम, यही काफी नहीं हो जाता है कि हम जनजाति परिवार में जन्म लिए, हम लोग जनजाति समाज को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी भी इसको नहीं सोचते हैं कि हम जिस वजह से मजबूत है उसको सही रखने के लिए हमारे 5th शेड्यूल एरियाज को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में कोई नहीं सोचता।